हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लैंग्वेज के बारे में जो हर वेबसाइट की बैकबोन है। उसका नाम है HTML। तो ध्यान से सुनो। हर वेबसाइट का एक सीक्रेट इंजन होता है और उसका नाम है HTML। फेसबुक हो या यूट्यूब, सब HTML पे ही खड़े हैं। तो बात करते हैं HTML क्या होता है। तो उससे पहले हम अपने VS कोड में एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम है index.html। तो जब भी हम HTML लिखते हैं तो उसका फाइल हम index.html के नाम से ही मेनली बनाते हैं, या आप कुछ भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन लास्ट में .html ही होना चाहिए। तो हम अपना बाय यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क हम अपने बॉयलर कोड को लाते हैं। तो हम समझते हैं बॉयलर कोड होता क्या है। बॉयलर कोड वह मिनिमम कोड होता है जिसके यूज करने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ चीज लिखते हैं, जैसे हेलो दोस्तों, ठीक है, और हम इसको गो लाइव करते हैं। तो ये हम अपने ब्राउजर पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज लाइव है, तो लिखा है क्या, हेलो दोस्तों। HTML स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम HTML को रन कैसे करते हैं। तो हमारे पास जैसे हमने लिखा है हेलो दोस्तों, अगर हम इसे रन करना चाहते हैं तो इस फाइल पे जाएंगे, राइट क्लिक करके, और ये जो कॉपी पाथ है ना, तो हम कॉपी पाथ लेकर, और कॉपी पाथ के बाद हम अपने सिंपली ब्राउजर पे जाएंगे और उस पाथ पेस्ट करके इंटर दबा देंगे तो ये से आ जाएगा। और और एक और उपाय है कि आप सिंपली हमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है। इसका नाम है लाइव सर्वर। तो आप यहाँ पर, ये रहा लाइव सर्वर रिट्वीट दे। तो हम इसे सिंपली इंस्टॉल लेंगे कब, और इंस्टॉल होते ही जब हम अपने फाइल पे आएंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखेगा गो लाइव। और तो आप गो लाइव पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये आपको आपके ब्राउजर पे आ जाएगा और ये लाइव हो जाएगा। तो लिखा है हेलो दोस्तों। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब वेबसाइट का ढांचा होता है। जैसे जैसे जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इसका स्केलेटन है, वो समझो ह्यूमन बॉडी का HTML है। ठीक है, और जो ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन के ऊपर जो स्किन होते हैं, वो उसका CSS होता है। ठीक है, तो देखो, जब भी हम HTML लिखते हैं तो हमें ब्राउजर को बताना पड़ता है कि हम जो लिख रहे हैं वो है क्या, हेडिंग है, पैराग्राफ है, क्या है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है हेलो दोस्तों, ठीक है, तो ये ब्राउजर समझ नहीं पा रहा है कि ये हेलो दोस्तों है क्या, हेडिंग है, पैराग्राफ है, क्या है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टैग का। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं टैग का। तो हम समझते हैं टैग लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम VS कोड में आ जाते हैं, हम एक H1 टैग लिखते हैं और इसके अंदर लिखते हैं माय नेम इज मनीष यादव। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो लिखा है, ये H1 जो एंगल ब्रेकेट दिख रहा है, और इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग और इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो जो भी टैग होता है वो दो चीजों से बना होता है, एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग, और दोनों को मिलाकर जो बनता है वो बोलता है टैग। ठीक है, तो ये जो बीच में लिखा है माय नेम इज मनीष यादव, तो इसको बोलते हैं कंटेंट। कंटेंट वो चीज होता है जो हमें अपने ब्राउजर के ऊपर दिखाना होता है। एक चीज और होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो ये है सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं कमेंट। कमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल और फॉरवर्ड सेल्फ। ठीक है, तो जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, जैसे ING टैग को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए हमारे पास कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं दिखा रहा है। तो कुछ चीज एक्सेप्शनल होते हैं जो कि HTML में होता है, जिनको जिनके पास कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, जैसे हम इमेज है, ठीक है, इमेज टैग जो है ING टैग इसे बोलते हैं। हम वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे हम बहुत सारे टैग का यूज करते जाएंगे। तो अब हम समझते हैं इस HTML में कमेंट कैसे करते हैं। तो कमेंट करने का सिंपल तरीका है, जैसे हमने लिखा है कोड। ठीक है, अब हमें इसे करना है कमेंट, तो हम इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लेश इंटर करते ही ये
कमेंट हो जाता है। कमेंट होता है कि कमेंट ऐसा कोड होता है जो हमें ब्राउज़र पे बिल्कुल नहीं दिखता है। ये मेनली डेवलपर के लिए कि जब बहुत सारा लाइन का होता है कोड, तो अगर कोई अदर डेवलपर आता है तो उस कोड को समझ सके कि ये लिखा क्या है, इस कोड में क्या चीज़ लिखा गया है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो HTML में जो ये पूरा, जो ये ओपनिंग टैग, ब्रैकेट टैग और ये कंटेंट, ये सारी चीजों को लेकर, टैग और कंटेंट सबको लेकर देखा जाए तो ये पूरे को क्या बोलते हैं, एक एलिमेंट बोलते हैं। ये पूरी चीज क्या है, एक एलिमेंट है। ये पूरी चीज जो हमने लिखा है टैग के अंदर, माय नेम इज मनीष अभी, टोटल को एक एलिमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट क्या होता है। तो एट्रीब्यूट एक एडिशनल प्रॉपर्टीज होता है। जैसे हम इमेज टैग को देख सकते हैं, इसके अंदर एसआरसी लिखा है और एएलटी लिखा है। ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये लिखा है आईएनजी डॉट जेपीजी, और एलटी मतलब अल्टरनेट के अंदर हमने लिखा है इमेज। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ अगर बाई चांस ये इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमारे पास ये शो होगा। इमेज टैग को हम अपने एक बार ब्राउजर पे देख सकते हैं। तो ये लिखा है क्या हमारे पास, जो हमने इमेज का एसआरसी दिया है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमारे पास में ये लिखा है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं HTML में इंटिटीज क्या होती हैं। तो इंटिटीज को समझने के लिए हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं और यहाँ पे सर्च मारते हैं W3 स्टोर्स। ठीक है। तो यह बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटिटीज में चलते हैं। ये रहा HTML में इंटिटीज। ठीक है। तो जो इंटिटीज होती है, यह रिजर्व कीवर्ड होते हैं। ठीक है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, हमने लिखा है माय नेम इज मनीष यादव। सपोज हम MAN, मैन के बाद हम स्पेस देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 3 4 स्पेस दे दिए। ठीक है। और हम अपने ब्राउजर में चलते हैं, देखते हैं तो क्या स्पेस आया। हमारे पास कोई स्पेस नहीं होता। देखिए इसमें HTML में एक स्पेस बाय डिफॉल्ट होता है। एक स्पेस आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा स्पेस देना चाहते हैं तो काम नहीं कर सकता है। इसके लिए हम यूज करते हैं इंटिटीज का। तो आइए हम देखते हैं। जैसे ये है इंटिटीज, ये जो इंटिटी है हम मेनली स्पेस के लिए यूज करते हैं। तो NBSP, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो हम यहाँ पर चलते हैं और सिंपली एक स्पेस के बाद हम इसको 3 4 बार पेस्ट करते हैं और अपने ब्राउजर में देखते हैं कि क्या स्पेस है। तो देखिए हमारे पास स्पेस आ चुका है। ठीक है। तो और कुछ इंटिटीज को देख लेते हैं। जैसे अगर हमें ये वाला सिंबल चाहिए, ठीक है, तो हम इसको यूज करते हैं। ये चीज LT होता है। ये जो सिंबल दिखा है, ये सिंबल और ये जो सिंबल है, इसके बीच में जो LT लिखा है, इसका मतलब होता है लेस देन। और देखो हम जब भी एंटिटी लिखते हैं तो ये दो सिंबल के बीच में ही लिखते हैं। ये बोलते हैं एम्परसेंड, और ये जो सेमी कॉलन है, ठीक है, इसके बीच में हम एंटिटीज का नाम लिखते हैं। ठीक है। तो कोई भी एंटिटीज हम इन दोनों सिंबल के बीच में ही लिखते हैं। तो आइए कुछ चीज समझते हैं। जैसे हमने लिए H2 ले लिए, H2 के अंदर लिखिए 5, और हमें लिखना है 5 इज लेस देन। ठीक है। तो हम एम्परसेंड लगाएंगे और ये लगाएंगे। ठीक है। और इसके बीच के अंदर ही हम इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं। जैसे लेस देन लगा दिए। ठीक है। और हम 10 लिख दिए। बिल्कुल। तो हम अपने ब्राउजर पे देखते हैं कि क्या ये आया है, कंट्रोल से किए हैं तो देखिए 5 इज लेस देन 10। तो हम ऐसे ही इंस्टीट्यूट का यूज करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं GT, ठीक है, और यहाँ पे 15 बना देते हैं क्योंकि यार ऑब्वियसली 5 तो 10 से बड़ा है नहीं। तो देखिए 15 इज ग्रेटर देन 10, आप देख सकते हैं। तो ऐसी और कुछ इंटिटी को देख लेते हैं। अगर हमें ये वाला सिंबल चाहिए तो हम ऐसे लिखेंगे एम्परसेंड। ठीक है। अगर ये चाहिए तो हम ऐसे लिखेंगे। इसके लिए ये है, तो आप इसके लिए कुछ चीजें आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के। तो हम ये जो भी कोड लिखते हैं सबको हटाते हैं और कमेंट में लिखते हैं ब्लॉक लेवल, एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। तो हम समझते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो जो पूरी विड्थ लेते हैं। ठीक है। जिसे हम एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे डिप टैग। ठीक है। तो ये रहा डिप टैग, हमने लिखा है हाय। ठीक है।
और हम जो है एक और div लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर लिखते हैं हेलो। ठीक है, तो ये जो दोनों है, ये दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये दोनों पूरी विड्थ लेते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, अगर अगर हम आगे जो फर्स्ट div लिखते हैं जिसमें हाई लिखे हैं, ठीक है, ये पूरी विड्थ ले लिया। फिर से जो इसके नीचे जो div लिखे हैं हेलो वाला, तो ये जो है ना नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट होगा। तो हम अपने ब्राउजर पे एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, ये हाय और ये हेलो, ये जो है ना पूरी विड्थ लिया है। ये जो है ना, ये जो है थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके ताकि आपको दिखाई दे। तो ये जो हाई लिखा है, ये ब्राउजर में पूरी विड्थ लिया है। ठीक है, तो ये होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अगर हम बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट की। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो है ना, इनकी जितना वर्ड्स है, या मतलब ये अपने कंटेंट के हिसाब से भी लेते हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें लिखते हैं कुछ, जैसे स्पेन टैग में लिख दिए अपना नाम। ठीक है, यार मैं अपना नाम हमेशा ना, हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ। और एक और नाम लिखते हैं, और इसमें लिखते हैं अनुराग। अनुराग। ठीक है, तो हम अपने ब्राउजर पर देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिए, ये क्या लिखा है, मनीष और अनुराग। इसमें क्या है ना कि ये देखिए, ये जो स्पेन टैग है, ये है इनलाइन एलिमेंट। अब इसका जितना कंटेंट है उतना ही विड्थ लेगा। ठीक है, और ये जो एक स्पेन है क्या, अनुराग, ये भी क्या है, इसके पास जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस लेगा। और तो सिंपली में हम एक बार और आपको रिपीट रिपीट कर देता हूँ। जो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, वो जो है अपने ब्राउजर की पूरी विड्थ लेते हैं, चाहे कंटेंट थोड़ा ही क्यों ना हो। और वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं, वो अपने कंटेंट के हिसाब से विड्थ लेते हैं। ठीक है, तो एक बार हम डब्ल्यू थ्री में भी देख लेते हैं, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, इनलाइन एलिमेंट भी बहुत सारे होते हैं। तो ये रहा ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब जितने भी सारे लिखे गए हैं, जैसे div है, p टैग है, h1 से h6 टैग है, जो हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग, div टैग, फॉर्म है, ऑर्डर लिस्ट है। तो ये जो भी आपको टैग दिख रहे हैं, ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके ब्राउजर में पूरी विड्थ लेते हैं, और हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इनलाइन एलिमेंट की, तो देखिए इनलाइन एलिमेंट में स्पेन टैग आता है, कहाँ है, देखिए ये रहा स्पेन टैग। ठीक है, तो ये क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, इनका ये है कि अपने कंटेंट के हिसाब से विड्थ और स्पेस लेते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, और भी कुछ बहुत सारे इनलाइन एलिमेंट दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम अपने VS कोड में आते हैं, और इसके नीचे हम एक पैराग्राफ टैग के अंदर हम लिखते हैं लोरेन। कितना लाइन का, 20 चाहिए, 20 लाइन का कोड चाहिए। हम इसको करते हैं वर्ड रैप के अंदर, ताकि हमारा विड्थ के अनुसार ये आ जाए। तो पी टैग क्या होता है, ये होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, अगर इसके अंदर हम एक और पी टैग बनाते हैं, और इसके अंदर हम लिखते हैं लोरेंट ट्रेन। तो देखिए, ये जो होता है नेक्स्ट लाइन से, एक बार हम अपने ब्राउजर में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो हमने पी टैग, देखिए ये यहाँ पर खत्म हुआ है, और फिर से जो हमने अनदर पी टैग लिया है, वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अपने VS कोड में आते हैं, और देखते हैं कि इसके अंदर अगर हमें इनलाइन एलिमेंट डालना है तो कैसे डालेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे हम अ, लिखते हैं बी टैग। ठीक है, ये बी टैग ये मेनली होता है बोल्ड के लिए। ठीक है, तो हम हैंड कोडेड कर देते हैं कुछ बोल्ड इनलाइन। ठीक है, इनलाइन लिख दिया, कोई बात नहीं। तो हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं, तो देखिए ये जो है ना, इसी में होगा। ये क्या होता है, ये इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, ये जो हमने बी टैग लिखा है, ये जो बी से होता है बोल्ड। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर को अगर हम बोल्ड बनाना चाहते हैं, या किसी भी वर्ड को बोल्ड बनाना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं बी टैग। ऐसे ही एक यूज कर सकते हैं आई टैग। ठीक है, तो आई टैग हमने लिया, और इसमें लिख दिया कि आई टैग कुछ ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, तो हम अपने ब्राउजर को देखते हैं कि आई मतलब क्या होता है, इटैलिक टैग। ये क्या है, इटैलिक टैग। ये भी क्या है कि इनलाइन एलिमेंट है। ये जो है ना, जितना स्पेस है उतना ही लिया है। ठीक है, ये पूरा फुल नहीं लिया है। और पी टैग क्या है, ये पूरे लिए हैं, पूरे लिए हैं। ठीक है,
तो हम एक बार इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं कि कैसे इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे गए और यहाँ पे गए और क्लिक करके एक बार देखते हैं। देखिए, ये आई टैग है, ये सिर्फ इतना विड्थ लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं पी टैग। ये पी टैग को देखिए, ये पूरा विड्थ लिया है। आप देख सकते हैं ये पूरा विड्थ लिया है। अगर हम पी टैग पे जाते हैं, देखिए पी टैग पूरा विड्थ लिया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जाते हैं ना, तो ये है इनलाइन एलिमेंट। जो इसका जितना कंटेंट है, ये सिर्फ इतना ही विड्थ लिया है या सिर्फ इतना ही स्पेस लिया है ब्राउजर पे। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं इमेज टैग के बारे में। तो हम एक इमेज टैग लेते हैं। तो ये जो एसआरसी है, एसआरसी के अंदर हम इमेज का पाथ देते हैं, ठीक है। तो हम इमेज का पाथ देने के लिए चलते हैं और अपने पास एक नया टैब है और इस टैब में हम ऑन इस प्लेस पे जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है इमेज के लिए। तो यहाँ से हम कोई भी इमेज ले सकते हैं। हम इस इमेज को एक नए टैब में खोलते हैं और ये टैब ओपन हो गया है और इसके अंदर हम आते हैं और इसके पाथ को कॉपी करते हैं और अपने VS कोड में जाते हैं और एसआरसी के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने ब्राउजर पे जहाँ पे ये रन हो रहा है। तो देखिए ये हमारे पास आ गया है, ये रहा इमेज, ठीक है। ये हमारा इमेज है। हम ये इंस्पेक्ट वाली चीज़ों को हटाते हैं। ये रहा हमारे पास इमेज। तो देखिए ये इमेज का तरीका ऐसा होता है। देखिए जो जो इमेज होता है ना, वो भी इनलाइन एलिमेंट ही होता है। जो इमेज का जितना साइज है, जितना हाइट है, उतना ही स्पेस लेगा। तो हमने जो इमेज लिया है उसका साइज इतना बड़ा है, तो इसने इतना लिया है। तो हम इसको कुछ हाइट विड्थ भी दे सकते हैं। जैसे हमने हाइट दे दिया 300 पिक्सल। ये जो चीज़ें हैं हम CSS में पढ़ेंगे कि कैसे दिया जाता है। ये पिक्सल जो होता है ये यूनिट होता है, ठीक है। तो हम जब CSS स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे। तो देखिए ये जो है इसका साइज कम हो गया है। इसका विड्थ भी 300 पिक्सल का हो गया और हाइट भी 300 पिक्सल का हो गया। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इमेज पे कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। अब अल्ट वाला चीजें भी दे सकते हैं कि अगर बाई चांस इमेज में कुछ भी गड़बड़ हो गया तो क्या शो होगा। यहाँ पे शो होगा ऑन स्प्लेश इमेज, ठीक है। ऑन स्प्लेश इमेज, ठीक है। और हम इसमें एक टाइटल भी दे सकते हैं और टाइटल के अंदर देखो ये टाइटल कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इमेजेस, ठीक है। बस इतना ही लिखते हैं, ठीक है। और हम अपने ब्राउजर में चलते हैं और देखते हैं। देखिए देखिए ये जो है, जब भी हम कर्सर इमेज पे लेकर जाते हैं तो यहाँ पे लिख कर आ रहा है इमेजेस, ठीक है। तो यही है टाइटल। टाइटल के अंदर जो चीज हम लिखते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अगर हम अपना कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है कि हाँ ये क्या है, इमेजेस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं HTML में लिस्ट की। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट। तो तो जो HTML में लिस्ट होती है वो मेनली तीन टाइप की होती है। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक लास्ट होती है वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो हम बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं OL, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं OL लिस्ट, ठीक है। तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर हम लिस्ट का यूज करते हैं। इसको हम तीन लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखते हैं नाम, और इसके अंदर लिखते हैं 2, और इसके अंदर लिखते हैं 3, ठीक है। और हम अपने ब्राउजर पे देखते हैं ऑर्डर लिस्ट को। तो इसके नीचे देखिए ये आ गया ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है ना, ये लिखा आता है 1 2 3, ये क्या होता है ऑर्डर लिस्ट, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर लिस्ट बाय डिफॉल्ट पे 1 2 3 ऐसे लिख कर आता है। हम चाहेंगे तो इसको रोमन में भी लिख, ये जो वन लिखा है ना, ये जो 1 2 3 ये जो लिखा है, हम इसको चाहेंगे तो रोमन में भी चेंज कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं। अगर हम रोमन में लिखना चाहते हैं तो इसमें लिखते हैं टाइप, और टाइप के अंदर हम लिखते हैं, जैसे ये लिख दिए आई। और इसके अंदर भी सेम चीजें लिखेंगे, टाइप, और यहाँ पे स्पेस देना भूल गया हूँ। और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं आई। तो एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो हाँ गाइस, दो देखिए ये कैसे आ गया रोमन में 1 2, और ये जो लिखा है ना 3, हम इसे भी बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी लिखते हैं टाइप में आई लिखते हैं, ठीक है।
तो ये ऑटोमेटिक देखिए कैसे आ रहा है, 1 2 3। तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट की। तो यहाँ पे थोड़ा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, हम H1 के अंदर लिख देते हैं ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट की, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो ऑन ऑर्डर लिस्ट जो होता है वो यूएल से इवन टैग्स में लिखते हैं, और इसके अंदर हम लाइव का चार्ट टैग लिख देते हैं, और इसमें हम लिखते हैं मैंगो मैंगो, और यहाँ पे लिखते हैं एप्पल, और यहाँ पे लिखते हैं ऑरेंज, और यहाँ पे क्या लिख दो भाई, चेरी लिख देते हैं, ठीक है। चेरी, ठीक है। तो हम अपने एक बार ब्राउजर में आकर और चेक करते हैं कि ऑन ऑर्डर लिस्ट कैसे है। तो ये रहा ऑन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, जैसे इसका ऑर्डर कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, तो थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट को। ऑन ऑर्डर लिस्ट ऐसे शो होता है, ये जो डॉट 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 दिख रहा है ब्लैक, तो ये रहा ऑन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो ऑन ऑर्डर लिस्ट में भी टाइप होते हैं, जैसे हम टाइप बनाना चाहते हैं कैसे, सर्किल। तो सर्किल का CIR, ठीक है, सर्किल, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो ये देखिए ये जो मैंगो है ना, ये सारे डॉट डॉट हैं, और ये देखो मैंगो के कैसे आ गया, सर्किल आ गया। तो इसमें भी टाइप होते हैं। तो और एक टाइप और होते हैं, टाइप स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। और इसके टाइप होते हैं, नॉन होते हैं, और एक और लास्ट टाइप होता है ऐसा। तो इसका जो टाइप होता है वो होता है डिस्क, ठीक है। और हम अपने ब्राउजर में चलकर देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये इसका टाइप क्या है, सर्किल है, तो ऐसे दिखता है। ये जो है स्क्वायर टाइप में दिख रहा है, नॉन है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑन ऑर्डर लिस्ट का सिंबल नहीं है। और ये चेरी में एक सिंबल दिया जिसका है डिस्क का सिंबल है। तो ऑन ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक में चलते हैं, जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो हम H1 टैग लेते हैं, और इसके अंदर हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इसको हम कैसे शो करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट को, ठीक है। तो हम जब भी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को DL से शो करते हैं, ठीक है। ये क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और इसके अंदर हम लिखते हैं DT, ठीक है। DT मतलब डिस्क्रिप्शन का डाटा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, यहाँ पर स्पेस दबाकर हम DT लिखते हैं। तो ये क्या होगा, हम जब इसको एक बार ऐसे एग्जाम्पल पे लिख कर देखते हैं कि कैसे शो होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे आईफोन, आईफोन लीजिए, और इसके अंदर हम DD से बनाए, इसका होता है डिस्क्रिप्शन डाटा। तो इसके अंदर लिखते हैं लोरेन, लिखते हैं यार, लोरेन 10 पे कुछ चीज़ हमने लिख दिया, और अपने यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए ये होता है डिस्क्रिप्शन। जैसे हमने आईफोन यहाँ पे लिख दिया, और आईफोन के बारे में कुछ चीज़ यहाँ पे लिख दिया, तो ऐसे हम लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को ऐसे यूज करते हैं। तो और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया DT, और DT के अंदर लिख दिया मैंगो, ठीक है। तो मैंगो के अंदर हम जब इसका लिखेंगे डाटा कि मैंगो क्या है, तो मैंगो कॉस्ट इज 30 रुपीज पर KG। ऐसे इतना सस्ता तो है नहीं जितना मुझे लगता है, इस लगाना भूल गया हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए कैसे है, ये मैंगो है, और ये मैंगो कॉस्ट इज 30 रुपीज पर KG। तो हम ऐसे लिखते हैं। तो देखिए हम कुछ आपको बता देते हैं, DT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन टर्म्स, ठीक है। और ये जो लिखा है DD, ठीक है, DD का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन डाटा, ठीक है। तो ये जो होता है डिस्क्रिप्शन टर्म, टर्म टर्म में क्या लिखे हैं, आईफोन लिखे हैं। डिस्क्रिप्शन डाटा, आईफोन के बारे में जो चीज है कि आईफोन का कॉस्ट 50,000 रुपए इन रुपीज में है, या जो भी प्राइस हो, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी खत्म होता है। तो लिस्ट के 3 टाइप होते हैं, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, ऑन ऑर्डर लिस्ट, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं लिंक्स की। HTML में लिंक कैसे ऐड करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम इसको रिमूव करते हैं।
और ये रिमूव हो गया। और इसके अंदर हम HTML टैग के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं लिंक्स। HTML में लिंक कैसे यूज करते हैं? तो HTML लिंक के लिए हम यूज करते हैं ए टैग, जिसको बोलते हैं एंकर टैग। तो ये जो HREF लिखा है, ये हाइपर लिंक बोल सकते हैं। इसके अंदर हम कोई भी लिंक डालते हैं और इस लिंक पे ये लिंक ओपन हो जाता है। जैसे अगर हमें गूगल का लिंक देना है, तो हम इस पे लिख देते हैं गूगल, ताकि हमारे लेफ्ट क्लिक पे दिखाई दे गूगल, और हम ब्राउजर पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये लिंक आ चुका है। लेकिन अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पे हम लिंक कोई दिए ही नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसमें लिंक एक देते हैं। ठीक है, और हम लिंक देते हैं किसका, गूगल का ही देते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल गूगल सर्च मार देते हैं, ये रहा गूगल। और ये जो है ना, हम इसका लिंक देते हैं। तो कंट्रोल सी किए और इस टैग को हमने हटा दिया, और सिंपली अपने वेबसाइट पे आ जाते हैं। और ये जो हाइपर लिंक है ना, इसके अंदर जो हमने लिंक कॉपी किया था वो हमें दे दिया, जो कि है https://www.google.com। ठीक है, तो हम यहाँ पे आए, और ये जो देखिए, ये जो लिखा है ना, एक बार हम रिफ्रेश मार लेते हैं, और ऐसे भी ये लाइव सर्वर पे काम कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता होगा जब भी सेव होता होगा। ये रहा गूगल, और जब भी यहाँ पर हम क्लिक किए तो देखो ये गूगल ओपन हो गया। ठीक है, तो हम लिंक को ऐसे यूज करते हैं। तो हमने क्या काम किया, जब भी हमने गूगल पे से क्लिक किया, ये इसी टैब में ओपन हो रहा है। देखिए एक बार और ध्यान से देखिए, जब हमने क्लिक किया तो इसी टैब में ओपन हो रहा है। और हम चाहते हैं कि जब भी हम लिंक पे क्लिक करें तो ये एक नेक्स्ट टैब में ओपन हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं क्या, टारगेट। तो टारगेट के अंदर हम लिखते हैं कि हाइफन ब्लैंक। ठीक है, तो हाइफन ब्लैंक क्यों लिखेंगे, जब भी अब हम यहाँ पे जाएंगे और अगर हम गूगल पे से क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारे नेक्स्ट टैब में ओपन हो रहा है। ठीक है, एक एक बार आइए यहाँ पर एक बार और चेक करो, तो देखिए जब हमने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक एक अलग टैब खुल गया। तो हमारे पास दो गूगल के टैब खुल गए हैं। तो हम लिंक को ऐसे यूज करते हैं। अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे, और आपको कुछ चीज़ और दिखाते हैं। जिसे हम यहाँ पे एक और फाइल का नाम बनाते हैं, index2.html। और इसमें हम बॉयलर प्लेट कोड लाते हैं, और इसके अंदर हम टेक के अंदर कुछ लिखते हैं, जैसे लोरे 300। ठीक है, 300 लाइन का कोड आ गया। और हम यहाँ पे वर्ड रैप करते हैं, ताकि ये ऑटोमेटिक इसमें दिखाई दे। ये 300 वर्ड का मेरे पास ऑटोमेटिक आ गया है सब। तो अब हम चलते हैं इसको, अगर हम यहाँ पे अगर एक और लिंक बनाते हैं, और अगर हम यहाँ पे एंकर टैग बनाते हैं, तो हम इसका पाथ पाथ दे देंगे। ठीक है, तो स्लैश और क्या है, index2.html, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडेक्स टू डॉट इंडेक्स टू। ठीक है, तो अब हम अपने ब्राउजर में चलते हैं और देखते हैं। तो हमारे ब्राउजर में दो लिंक दिख रहे हैं। एक तो है गूगल, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुका है कि जब भी हम गूगल पे क्लिक करते हैं ये नए टैब में ओपन होता है। और ये जो इंडेक्स टू बनाया, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो हमने नया एक फाइल बनाया index2.html के नाम से, अब वो फाइल यहाँ पे खुल रहा है। तो ये फाइल तो अब इसी टैब में खुल रहा है। तो अगर हम इसे भी चाहते हैं कि ये भी एक नया टैब में ओपन हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टारगेट, और इसमें भी हाइफन ब्लैंक कर सकते हैं। और फिर सा अपने ब्राउजर में जाते हैं, और ये जो index2 पे क्लिक करते हैं, तो ये एक नया टैब में ओपन हो रहा है। तो लिंक्स यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने वेबसाइट में अगर वीडियो ऐड करना है तो उसको कैसे यूज करते हैं। तो हम अगर वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए होता है वीडियो टैग। जैसे अगर हम अपने वेबसाइट में कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए होता है IMG टैग। उसी तरह अगर हम वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है वीडियो टैग। तो आइए हम देखते हैं वीडियो टैग का। तो ये जो लिखा गया है इसको हम हटाते हैं, और ये जो लिंक्स लिखा है तो हम लिंक्स की जगह पर लिखते हैं वीडियो। ठीक है, तो आज हम वीडियो टैग लगाना सीख रहे हैं। तो सिंपली हम वीडियो लिखते हैं, और ये रहा वीडियो टैग। ये जो SRC है ना, इसके अंदर हम वीडियो के एड्रेस पास करते हैं। तो एक हम अपने ब्राउजर में आते हैं, और एक नया टैब में आता है, और एक बहुत अच्छी वेबसाइट है पिक्सल। तो यहाँ से हम वीडियो का एड्रेस कॉपी करते हैं। तो ये रही वीडियो, और यहाँ पर राइट क्लिक करके ये जो कॉपी वीडियो एड्रेस है, इसे हमने कॉपी किया, और हमने VS कोड के SRC एट्रीब्यूट में आकर इसे पेस्ट कर दिया।
ठीक है। और हम अपने ब्राउजर पे आते हैं तो देखते हैं क्या दिख रहा है। तो ये देखिए, ये एक इमेज जैसा दिख रहा है। थोड़ा इसके हम हाइट विड्थ दे देते हैं। तो हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल्स, और हम विड्थ दे देते हैं इसको 400 पिक्सल्स, और देखते हैं। तो अब इसकी हाइट विड्थ बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। तो ये बिल्कुल एक इमेज की तरह दिख रहा है। तो हमें इसके लिए कुछ और एक एट्रीब्यूट यहाँ पे देने पड़ते हैं हमें। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल। कंट्रोल। अब जब हम यहाँ पे लिखे तो देखिए ये पूरा ऐसे आ गया ना वीडियो वाला, से हम चालू भी कर सकते हैं, बहुत क्लोज भी कर सकते हैं। तो हमें इसलिए लिखना पड़ा कंट्रोल, क्योंकि हमें ब्राउजर को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये एक वीडियो टैग है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक ये चीज हम लिखेंगे नहीं, तब तक ये शो ऑफ नहीं होगा। वो बता ऐसा दिख रहा था जैसे कोई इमेज हो। तो और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे हम लिख दिया कंट्रोल्स, और एक एक होता है ऑटो प्ले। तो ताकि वीडियो ना ऑटो ऑटो प्ले हो जाए, हमें प्ले करने की जरूरत नहीं है। और हम लिख देते हैं म्यूटेड, कि वो उसकी आवाज म्यूटेड है। तो ये देखिए ये वीडियो ऑटो प्ले हो गया। ठीक है, जैसे हम अपने स्क्रीन पे आए, वीडियो ऑटो प्ले हो गया। ठीक है, देखिए एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, वीडियो ऑटो प्ले हो गया। तो वीडियो टैग इंड होता है। अब हम बात करते हैं ऑडियो टैग की। तो सेम टू सेम ऐसा ही होता है ऑडियो टैग भी। ठीक है। अ, जिस तरह वीडियो टैग है वैसे ही ऑडियो ऑडियो टैग भी होता है। और इसके अंदर भी हमें सोर्स देना पड़ता है। और जो चीज इसमें भी है, क्या है, कंट्रोल, ऑटो प्ले और म्यूटेड। सेम चीज इसमें भी होता है, कंट्रोल, कंट्रोल, ऑटो प्ले, और क्या है, म्यूटेड। म्यूटेड भी होता है। और सेम तो हम देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, कंट्रोल, ऑटो प्ले, म्यूटेड, ये सारा चीज दे दिया है प्लेबैक स्पीड के लिए। और हमें यहाँ पे सिर्फ अगर हम ऑडियो का सोर्स दे देते हैं तो ऑटोमेटिक ऑडियो आ जाएगा, और हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टेबल की, कि HTML में टेबल किस तरह बनाते हैं। अब टेबल का मतलब टेबल चेयर वाला टेबल नहीं। टेबल का मतलब जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते थे, तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो जो हमारा टाइम टेबल बनता था कि लेक्चर 1 साइंस है, लेक्चर 2 मैथ है, लेक्चर 3 सोशल साइंस है। तो उस उस टेबल्स की बात की कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो टॉपिक का नाम लिख देते हैं टेबल्स। और बात करते हैं टेबल्स की। तो टेबल्स में दो चीजें होती हैं, रॉ और कॉलम। ठीक है। तो हम बात करते हैं टेबल रॉ किस तरह लिखा जाता है। तो टेबल रॉ देखिए, सबसे पहले हमें टेबल टैग होता है। ठीक है, तो हम टेबल टैग का यूज यूज करते हैं। और टेबल टैग के अंदर क्या होता है, टेबल रॉ होता है। तो हम आपको बताएंगे टेबल रॉ क्या होता है। तो ये TR से टेबल रॉ होता है। और टेबल रॉ के अंदर हम टेबल हेडिंग देते हैं, और हेडिंग में लिखते हैं सीरियल नंबर। ठीक है। और दो और टेबल हेडिंग देते हैं, और एक के अंदर लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, और इसके अंदर लिखते हैं सब्जेक्ट 2। ठीक है। और हम अपने ब्राउजर पे एक बार देखते हैं कि कैसे शो हो रहा है। ये देखिए, ये सीरियल नंबर, और ये सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। और तो हम अपने VS कोड में चलते हैं। एक एक और बनाते हैं टेबल रॉ, और उसके अंदर हम डालते हैं TD लिखते हैं। TD का मतलब है टेबल डाटा। ठीक है। तो टेबल डाटा के अंदर हम लिखते हैं फॉन्ट, और दो और लेना पड़ेगा टेबल डाटा का। और यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश, इंग्लिश, और इसमें लिखते हैं साइंस, साइंस। तो हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं तो देखिए ये लिखा है क्या, सीरियल नंबर के नीचे 1 है, सब्जेक्ट 1 के नीचे इंग्लिश है, सब्जेक्ट 2 के नीचे साइंस है। अब हम बात करें रॉ, रॉ रॉ कैसे होता है। जैसे ये चल रहा है ना, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, तो यही होता है रॉ। और अगर ऐसे आ जाएंगे जैसे सीरियल नंबर 1, तो ये क्या होता है, ये होते हैं कॉलम। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे होते हैं कॉलम इस साइड, देखिए। और इस तरह जो होता है ना, इस तरह ऐसे, तो वो होते हैं रॉ। ठीक है। तो हम अपने VS कोड में आते हैं, और कुछ चीजें ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते हैं।
ठीक है। ये तो सही है। हम इसको कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर आप डेवलपर हैं तो कॉपी पेस्ट तो करने आना ही चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि किसी को कॉपी पेस्ट करने ना आए यार। और इसको हम कुछ चेंजिंग भी करते हैं, जैसे यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं और यहाँ पे जीके लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं और इंग्लिश को हटाकर ग्रामर ही लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं और इसे साइंस ही लिख देते हैं। ठीक है, साइंस ही रहने देते हैं और हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं और देखते हैं। तो हमने रिफ्रेश किया तो देखिए ये ऐसे आ गया ना, सीरियल नंबर नीचे 1 2 3, सब्जेक्ट 1 के नीचे इंग्लिश हिंदी ग्रामर, सब्जेक्ट 2 के नीचे साइंस जीके और नीचे फिर से साइंस है। ठीक है, तो हम एक बार अपने वी एस कोड में देखते हैं। अगर ऐसे हम अपने ब्राउजर पे की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये इतना समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये टेबल कैसा दिख रहा है। तो चलिए हम अपने वी एस कोड में देखते हैं। और एक बहुत ही अच्छा चीज होता है, एक अच्छा एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है बॉर्डर। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे ही बॉर्डर लिखते हैं और हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं और देखते हैं तो देखिए ये जो है अब थोड़ा देखने में ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि ये टेबल के फॉर्मेट में है। नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे इसे सारे जगह पे बॉर्डर टाइप के बन गए हैं। तो अब देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ये जो लिखा है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा यार और बेहतर हो जाए। तो हम यहाँ पे कुछ चीजें लिखते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग 10 और सेल स्पेसिंग हटाते हैं यार, पहले सेल पैडिंग के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है सारे हम पैडिंग वेडिंग मार्जिन ये सब कैसे देते हैं तो हम बाद में बताएंगे। सेल सेल पैडिंग जो जो मतलब पैडिंग होता है, पैडिंग मतलब जो अंदर से वो स्पेस देता है, अंदर से स्पेस देता है। ठीक है, पैडिंग अंदर से स्पेस देता है और बात करते हैं मार्जिन की तो बाहर से देता है। तो हम ये सब सारी चीजें आने वाले जब मेरा सीएसएस का लेक्चर आएगा तो उसमें हम बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सेल्फ पाइडिंग अब देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा स्पेस है। तो हम अपने VS कोड में आते हैं और कुछ चीजें एक बार और देख लेते हैं कि ये जो हमने कॉपी किया इसको एक बार और पेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं 4 और ये इंग्लिश साइंस ही रहने देते हैं और अपने ब्राउजर में आते हैं। ये 4 हो गए और एक और चीज़ें हमें थोड़ा चाहिए। तो चलिए आइए हम उसको चीज़ और ऐड कर देते हैं। इसके नीचे एक और हम टेबल हेडिंग बनाते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं सब्जेक्ट 3। ठीक है, सब स्पेस तब 3 लिखना है। और इसको हम कॉपी करते हैं और इसके नीचे हम पेस्ट करते जाते हैं। थोड़ा सा ये ऐसे हो रहा है बट कोई बात नहीं, हम इसे सही कर देते हैं और सेम टू सेम हमें यहाँ भी लिखना है तो टाइम कोडेड कर देते हैं यहाँ। इससे बहुत जल्दी हो जाएगा, सही होता है। तो इसके अंदर हम क्या लिख दें, सब्जेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे इंग्लिश ही लिख देते हैं, इंग्लिश लिख दिए। और इसमें एक और टेबल डाटा बताते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें भी इंग्लिश नहीं है तो हम इंग्लिश ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। और इसके नीचे एक और हम टेबल डाटा बनाते हैं और इसके नीचे हम कुछ लिख देते हैं जीके। ठीक है, और अपने ब्राउजर पे चलते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 3 आ गया है, एक बार चेक करते हैं। तो ये जो हमने लिखा है सब्जेक्ट 3, देखिए ये यहाँ पर हमने टेबल हेडिंग दे दिया। तो देखिए जब भी हेडिंग देते हैं तो ऑटोमेटिक बोल्ड टाइप का होता है, तो हमें टेबल डाटा ना देना था वहाँ पे, तो हम लिखेंगे TD और अपने ब्राउजर पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो एक बार रिफ्रेश भी मार देते हैं तो देखिए कैसे लिखा है, इंग्लिश साइंस सब्जेक्ट 3 हिंदी जीके इंग्लिश, ये सारे चीज कैसे एकदम टाइम टेबल है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे ही तो होते थे ना। तो अगर हम जैसे यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट 3। अब हम ये चाहते हैं कि सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 दोनों साइंस के ही लेक्चर हो। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं। तो क्या चाहते हैं कि सब्जेक्ट को एक बार और देख लेते हैं। चाहते हैं ये जो सब्जेक्ट 2 के नीचे जो साइंस लिखा है, सब्जेक्ट 3 के जो जो सब्जेक्ट 3 लिखा है, हम दोनों को साइंस ही चाहते हैं। तो एक बार VS कोड में आते हैं और देखते हैं कि
ये जो सब्जेक्ट 3 लिखा था, ठीक है, हम इसको भी क्या चाहते हैं कि ये साइंस का लेक्चर हो। ठीक है, ये किसका लेक्चर हो? साइंस का लेक्चर हो। ठीक है, तो एक बार हम चलते हैं ब्राउजर में, तो ये क्या होगा? ये भी साइंस का हो गया और ये साइंस का हो गया। ठीक है, तो हम ऐसा ना चाहते हुए हम चाहते हैं कि आ, देखो, ऐसे भी देखने में अच्छा ही लग रहा है, कोई भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, हम एक चीज और देखते हैं, आइए ब्राउजर में देखते हैं। तो ये जो साइंस लिखा गया है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आ, नीचे आते हैं, देखते हैं सब्जेक्ट 3 है और सब्जेक्ट 2 है। देखिए, ये जो दोनों साइंस है ना, तो हम इसमें से एक साइंस को हटा देते हैं। ठीक है, हम एक ही साइंस लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं? देखिए, रो स्पेन में 2 लिखते हैं और अपने ब्राउजर पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, ये आप एक बार ध्यान से देखिए क्या हो गया है। ये ऐसे हो गया साइज, लेकिन हमें ऐसे बिल्कुल नहीं चाहिए था। थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये होगा कॉलम स्पेन हो गया, COL, कॉल स्पेन। ठीक है, और अब हम अपने ब्राउजर में चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हम एक बार बातचीत लेते हैं, थोड़ा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास, देखिए, ब्राउजर में देख लेते हैं, तो ये जो लिखा है ना, ये जो इस पे हमने क्या लगाया? कॉल स्पेन मतलब ये वाला कॉलम, कॉल स्पेस की वैल्यू क्या थी? 2। तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। ठीक है, तो इन दोनों को इसने लिया है, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, दोनों को लेकर साइंस लिख दिया है। अगर लेट्स सपोज हम ये चाहते हैं कि ये जैसे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? ये लिखा है ग्रामर और इंग्लिश। अब हम चाहते हैं कि ये जो दोनों दोनों में ना क्या हो जाए? इंग्लिश ही हो जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो चलिए हम अपने VS कोड में जाते हैं और हम ये बोलते हैं कि जो ये क्या लिखा था, ये रहा, ये था ग्रामर और ये रहा इंग्लिश। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से इंग्लिश को हटा देते हैं। ठीक है, सिंपली कर देते हैं कमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम जब सिंपली लिखेंगे रॉ, रॉ स्पेन और टू लिखते हैं। ठीक है, और हम अपने ब्राउजर में चलते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए कैसे काम कर, हमने क्या लिखा? रॉ स्पेन कैसे करता? रो मतलब ये रॉ और ये रॉ, इसके अंदर क्या आ गया? ग्रामर। तो देखिए कितना अच्छा है। तो आप HTML का यूज करके टाइम टेबल भी बना सकते हैं। तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब हम एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो उसका नाम है फॉर्म्स। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम एक div लेते हैं और div के अंदर हम एक H1 लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं फॉर्म्स। ठीक है, ये रहा फॉर्म। तो हम फॉर्म में क्या लिखते हैं? हम इनपुट लेते हैं, बहुत सारे फॉर्म बनाते हैं, रेडियो बटन बनाते हैं। तो हम फॉर्म के लिए बहुत अच्छा सा एक अलग वीडियो लाएंगे और वो बहुत अच्छा होगा। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आप एकदम 100% नहीं, 200% श्योर हो कि आपको फॉर्म बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम 200% श्योर। तो हम HTML, ये जो लेक्चर इंड होगा और इसके बाद हम आपको फॉर्म की वीडियो लाएंगे और आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक बेहतरीन से बेहतरीन फॉर्म को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो हम HTML की सीरीज यहाँ पे खत्म करते हैं। और तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है तो प्लीज प्लीज नीचे कमेंट कर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करना ही जरूरी है यार। जब तक हमको पता नहीं होगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या और हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं हैं, तो आप प्लीज नीचे कमेंट करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ओके, तो बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।